जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया भाई। चलो वीडियो शुरू करें। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? बताइए। क्लास को शुरू किया जाए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया था, जो कि मेंस का क्वेश्चन था। एक बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। अब हमें क्वेश्चन नंबर 12 से करना है। ठीक है, बहुत अच्छे। कैसे हैं आप? बढ़िया हैं भाई। अब आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है एबीसी ट्रायंगल में एसी का मान दिया गया है, बीसी का मान दिया गया है और पी नाम का एक पॉइंट है किसके ऊपर? एबी के ऊपर। इस हिसाब से भी कि सीपी का भी मान दिया गया है और एक कोण बराबर दिया गया है। आपसे पूछा है बताइए बीपी का मान कितना होगा। ठीक है, बीपी का जो मान होगा वो कितना होगा। चलिए, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सवाल को बनाते हैं और आज देखेंगे आप एक से एक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे सिमिलैरिटी के ऊपर, क्योंकि धीरे धीरे इस क्लासेस जैसे जैसे क्वेश्चन नंबर बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे इनका लेवल जो है वो बढ़ता चलेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। जैसे जैसे आप जो है यहाँ पर करते चलेंगे क्वेश्चंस को, वैसे वैसे इनका लेवल जो है वो बढ़ता चलेगा। तो बात करते हैं त्रिभुज किस में? तो त्रिभुज ए में, बी में और सी में। ठीक है, उसके बाद कहा गया है सवाल में पी नाम का पॉइंट है किसके ऊपर है? ए बी के ऊपर है पी नाम का एक पॉइंट। ठीक, इस तरीके से कि सीपी का जो मान है वो 11.2 है। तो सीपी का भी मान लिख लेते हैं अपन। सीपी का मान कितना दिया गया है? 11.2 गया है। बाद में वैल्यू को देखेंगे। और बोला गया है जो एसीपी वाला कोण है, यानी एसीपी वाला जो कोण है ना, ये वाला जो कोण है मेरे भाई, ये बराबर है किसके? तो ये बराबर है एंगल बी और एंगल सी के। सिमिलैरिटी को क्लियर करने के लिए देखो, अब ये जो एसीपी वाला कोण है, ये कोण किस त्रिभुज में है? आप बताओ मुझे। तो बोलोगे सर ये छोटे वाले त्रिभुज में है। और ये किसके बराबर है? तो बी के। और बी किस में है? तो ये बी बड़ा वाला त्रिभुज में है। ठीक है, यानी कोई भी दो कोणों में या कोई भी दो त्रिभुजों में अगर हमें समरूपता दिखानी होती है तो कम से कम उनके दो कोण बराबर होने चाहिए। अगर हम बात करें छोटकू में, ट्रायंगल में, ए सी पी में और बड़े वाले में ए सी बी में, तो बोलेंगे इसका छोटा वाला इसके बी के बराबर है और एंगल ए ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, जो एसीपी में भी उतने ही मान रखता है जितना एबीसी में मान रखता है। जैसे हमें दो कोण बराबर दिखे तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। किस दोनों कोणों की बात कर रहे हैं तो वो भी देख लीजिए। एक बार आपको कलर करके बता देते हैं कि हम किन दो कोणों के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, ताकि आपको पॉइंट जो है, पिक्चर जो है आपके दिमाग में क्लियर होता दिखे कि हम जो है यहाँ पर एसीपी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, और उसके बाद जो है टोटल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर टोटल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ए सी पी में। ठीक है, ए सी पी में यहाँ पर बात हो रही है भाई साहब, देख लो ए सी पी में। और फिर उसके बाद बड़े वाले ट्रायंगल में। तो बड़े वाले ट्रायंगल और एसीपी में कैसे लगाओगे सिमिलैरिटी? तो सवाल में बोला गया है ये वाला कोण इसके बराबर है। ठीक, और जो दूसरा वाला कोण एग्जिस्ट करता है एंगल ए, वो दोनों में बराबर है। वो किस में बराबर है? वो दोनों में बराबर है। तो अब यहाँ पर इनकी वैल्यू को देखिए, इनकी वैल्यू क्या क्या दी गई है। एसी का मान कितना दिया गया है? तो एसी का मान 8.4 दिया गया है। बीसी का मान कितना दिया गया है? 14 दिया गया है। ठीक है, सीपी का मान सवाल में दिया गया है 11.2 दिया गया है। कितना दिया गया है? 11.2 दिया गया है। और उसके बाद कहा है कि ये वाला कोण जो है वो इसके बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। किसका मान पूछा गया हमसे? ये बीपी का मान पूछा गया है कि ये बीपी जो होगा इसका मान कितना होगा। क्या सवाल में आप इसका उत्तर दे पाएंगे बीपी का मान? तो आप बोलेंगे सर देखो ये वाला कोण इसके बराबर, एंगल ए दोनों में कॉमन, यानी दोनों के दोनों क्या होंगे? समरूप होंगे, समान होंगे। समरूप होंगे, समान होंगे तो प्रॉपर्टी क्या कहती है? आप एंगल ए के सामने छोटे वाले ट्रायंगल में देखो तो मान कितना है? तो 11.2 है। और एंगल ए के सामने बड़े वाले त्रिभुज में मान देखो तो कितना है? तो 14 है। लिख दिया हमने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें ये वाला मान निकालना है। एंगल ए के सामने छोटे वाले में 11.2, एंगल ए के सामने बड़े वाले में 14। ठीक, एंगल बी के सामने एंगल बी के सामने जो है यहाँ पर ये वाला कोण है, इसके सामने छोटे वाले में एपी है और इसके सामने बड़े वाले में 8.4 है। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। उसी तरीके से हमारा एंगल ए हो गया, एंगल बी हो गया। अब एंगल सी यानी इसके तीसरे वाले के सामने यहाँ पर छोटे वाले में कितना है? तो 8.4 है। और एंगल सी इसके सामने बड़े वाले में कितना है? तो बड़े वाले में हमारा ए बी है। तो हम क्या लिखेंगे? ए बी लिखेंगे। समझते चलिएगा।
मैं आपको क्या कह रहा हूं, एंगल ए दोनों में हो गया कॉमन, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, तो जो हमारा एंगल सी होगा ये पूरा का पूरा ये किसके बराबर होगा, छोटे वाले के। इसके सामने 8.4 है और एंगल ई के सामने पूरा का पूरा ए बी है, वो लिख दिया। अब तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट क्या हो गया, एंगल ए भी लिख दिया हमने, एंगल सी भी लिख दिया। अब ये जो इन्होंने बराबर दिया था इसके, तो इसके सामने छोटू में कितना है, तो छोटू में एपी है। कहीं पर भी कुछ और पॉइंट दिया गया है, 8.4 है, 14 है, 11.2 है। इसके सामने छोटू के सामने कितना है, तो बोलोगे सर एपी है। कितना है, एपी है। छोटू के सामने एपी है, और ये छोटू किसके बराबर, बी, और बी के सामने कितना है, 8.4 है यहां पर ये। अब पहले वाले को इक्वेट करो दूसरे वाले के साथ, पहले वाले को इक्वेट करो तीसरे वाले के साथ। एक बार एपी का मान आएगा, एक बार एबी का मान आएगा, और एबी में से एपी घटा देंगे तो हमारा किसका मान आ जाएगा, बीपी का मान आ जाएगा। ठीक है, एक त्रिभुज में तीन तरीके से सिमिलैरिटी लगेंगी तीनों कोणों पे। पहली कोण पे समरूपता लगाई ए के सामने, तो छोटे वाले का 11.2, बड़े वाले का 14। दूसरी बार हमने समरूपता लगाई, देखो ये वाला कोण इसके बराबर था, तो बड़े वाले का सी इसके बराबर है। इसके सामने 8.4 है, तो सी के सामने पूरा का पूरा ए बी है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने समरूपता लगाई बी वाले कोण पे, इसके सामने देखो छोटे वाले में कितना है, एपी है, तो इसके सामने बड़े वाले में 8.4 है। मेरी बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको? चलिए अब यहां पर पहले वाले को दूसरे वाले के साथ इक्वेट करते हैं ताकि हम किसका मान निकाल पाए, तो ए बी का मान निकाल पाए। आप यहां पर देखो, काटो 42 से, आपको देखो 84 जो है, ठीक है, और 112 ये किसी से कटेंगे आपस में, बताइए, और 14 भी है यहां पर, तो अलग अलग इक्वेशन लिख लेते हैं। 11.2/14, 11.2/14 बराबर होगा किसके, 8.4 बटे ए बी के, बराबर होगा 8.4 बटे किसके, ए बी के। दशमलव से इसके दोनों के दोनों चले गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। 7 से काटेंगे तो बोलेंगे सर 12 बार में कट रहा है, 7 से काटेंगे एक बार में, और 7 छक 42। फिर उसके बाद 4 से काटो 3 बार में, 4 से कटेगा 4 बार में। ठीक है, जो ए बी का मान आएगा वो कितना आएगा, तो 14 × 3 42/4, कितना आ जाएगा, 42/4। समझ में आ गया बात? आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये 3 से कटेगा कितनी बार में, 28 बार में, और 28 का 4 गुना जो है वो ये है। 14 × 3 42/4 यानी 21/2, कितना हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। ए बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10.5। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 10.5। अब पहले वाले को आखिरी वाले के साथ जो है इक्वेट करेंगे तो बोलेंगे 11.2 बट्टे में जो है वो 14 है, बराबर है किसके, तो बराबर है हमारा एपी अपॉन 8.4 के, बराबर है एपी अपॉन 8.4 के। इसको भी आप कह सकते हैं। ठीक है, यहां से दशमलव उड़ेगा तो यहां पर कितना जाएगा, 10 जाएगा। 14 का 6 गुना कितना होता है, 84 होता है। ठीक, उसके बाद अगर आप देखेंगे इसका दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे आ जाएगा आपका 10। 112 × 6 और बट्टे में कितना है, 100 है। ये हमारा किसका मान है, तो ये हमारा एपी का मान है। 112 × 6 बट्टे में 100, 112 का कितना हो गया, 672। कितना, 672, यानी 6.72 जो होगा वो किसका मान होगा, तो वो हमारा एपी का मान होगा। वो हमारा किसका होगा, एपी का मान होगा। समझ में आ गया बात? किसका मान होगा, एपी का मान होगा। अब बताओ, एबी का मान निकल गया, एपी का मान निकल गया, घटा दोगे तो किसका मान आएगा, घटा दोगे तो बीपी का मान आएगा। तो यहां पर सीधा का सीधा हम कह सकते हैं जो बीपी का मान होगा 10.5 में से 10.50 में से 6.72 घटाने को। ठीक है, 10 से 2 गया 8, 14 से 7 गया तो 7 हो गया, 9 से 6 गया 3 हो गया, 3.78 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। तो सिमिलैरिटी में भी जो है वो टाइम लगता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन तेज है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, तो आप बहुत जल्दी सवालों को बना सकते हैं। आपको एक्सप्लेन करने के लिए हमने इतना कुछ लिखा क्योंकि अभी आपकी थोड़ी थोड़ी जो है सिमिलैरिटी में लेवल बढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, जैसे जैसे आपका लेवल बनता जाएगा उसके बाद आप ऐसे सवालों को काफी शॉर्ट में करते चले जाएंगे। समझ में आ गया बात कैसे निकाला हमने? ठीक है, कोई समस्या की बात, जब सिमिलैरिटी में कुछ ना भी समझ में आए ना, तो सबसे शानदार ट्रिक मेरा ध्यान रखना, तीनों का एक साथ लिख देना, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा क्या करना है। यहाँ से ए बी और यहाँ से एपी। हमेशा इस इक्वेशन को उसके साथ गुना करो जिसके दोनों मान दिए गए हो, या उसके साथ इक्वेट करो जिसके दोनों, इन दोनों को हमने आपस में क्यों नहीं इक्वेट किया, इसमें एक का मान नहीं दिया, इसमें एक का मान नहीं दिया, कैसे मान निकालोगे, तो इसको उसके साथ बराबर रखो जिसके दोनों मान दिए गए हैं। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में।
तुषार वाघ मेरे कहते हैं सर प्रीवियस सेशंस को कैसे ज्वाइन करें, मैंने तो अभी जो है बैच लिया हुआ है। तो प्रीवियस सेशन को जो है आप अपने अकॉर्डिंग डेली के डेली 2 वीडियो देख देख कर कंप्लीट करते रहिए, वो आपके लिए फायदा रहेगा। पहले प्रीवियस सेशंस को अटेंड करिए, उनको खत्म करिए, फिर लाइव क्लास में आइए। चलिए अब एक त्रिभुज बात करते हैं। त्रिभुज किसमें? तो त्रिभुज ए बी और सी में। अब त्रिभुज एबीसी में देखिए, डी नाम की एक बिंदु है, वो किस पर है? डी नाम की बिंदु हमारी ए बी पर है। फिर उसके बाद बोला गया है एडी का मान कितना है? तो एडी का मान हमारा 4 है। डीबी का मान कितना है? तो डीबी का मान हमारा 5 है। बोला गया सवाल में जो डीसी है, अब ये देखो डीसी को ज्वाइन करने को कहा गया है, डीसी को ज्वाइन कर दो। डीसी का मान कितना है? तो 8 है। ठीक है। पेरीमीटर पूछा गया है किसका, यानी परिमाप पूछा गया है, त्रिभुज एबीसी का परिमाप पूछा गया है। और एक बड़ा शानदार रिलेशन दिया है, एबीसी बराबर डीसीए, यानी जो डीसीए ये वाला कोण है ना, वो बराबर है एंगल एबीसी के। देखो सेम रिलेशन दिया गया है जो पिछले क्वेश्चन में दिया गया था, एकदम सेम रिलेशन है जो पिछले क्वेश्चन में दिया गया था। क्या करोगे बताने की मुझे जरूरत है कि ये दोनों समरूप होंगे। कौन कौन से कोण समरूप होंगे, कौन कौन सा त्रिभुज होगा? तो ए डी और सी समरूप यानी सिमिलर एबीसी के होंगे। क्यों? एक कोण दोनों के पास है और ए वाला कोण जो है वो भी दोनों के पास है। जैसे 2 एंगल बराबर हो गए, तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर होगा। तीसरा कौन सा बराबर होगा? तीसरा हमारा ये वाला पूरा का पूरा डी बराबर होगा हमारे सी के। तो एक कोण दिया गया था, ए दोनों में कॉमन था, तीसरा वाला कोण तीनों में बराबर। लगा देंगे सिमिलैरिटी यानी परिमाप, ठीक है, सॉरी सिमिलैरिटी लगा देंगे यहाँ पे, यानी समरूपता लगा देंगे। समझ में आया बात? पूछा गया है एबीसी का जो है वो क्या होगा, एबीसी का पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप क्या होगा। सिमिलैरिटी लगाने के कारण क्या होगा? देखो एंगल ए के सामने छोटे वाले में कितना है? तो बोलोगे सर 8 है। और एंगल ए के सामने बड़े वाले में कितना है? तो बोलोगे बीसी है। ठीक है। ये जो एंगल डी है इसमें छोटे वाले में कितना है? तो बोलोगे सर एसी है। और यहां पर एंगल डी किसके बराबर है? 3 रेखा यानी सी के बराबर। और सी के सामने वाला मान कितना है? तो बोलोगे 9 है। ठीक है। उसके बाद देखो एंगल बी, छोटे वाले में एंगल यहां पर देखो ए ले लिया, डी ले लिया, अब ये वाला कोण लो। इसके सामने छोटे वाले में कितना है? तो बोलोगे 4 है। ठीक है। और इसके सामने देखो ये वाला कोण किसके बराबर है? इसके सामने किसके है? तो एसी के बराबर है। समझ में आ गया बात? अब आपके बैठे हैं टोटल कुल मिला के 3 रिलेशन। टोटल कुल मिला के 3 रिलेशन। देखो पहले और दूसरे को अगर आपस में बराबर करते हो तो यहां पर ना बीसी का मान पता है ना एसी का मान पता है। कैसे बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। पहले और आखिरी को भी आपस में इक्वेट करते हो तो बीसी और एसी दोनों नहीं पता। लेकिन दूसरे और तीसरे को अगर आपस में इक्वेट किया जाए तो ये वाला एसी ये वाले एसी के साथ गुना होकर बनाएगा एसी स्क्वायर, और ये वाला 9 इसके साथ गुना होकर बनाएगा 36। अगर एसी स्क्वायर का मान 36 है तो एसी का मान कितना आ जाएगा? तो एसी का मान 6 आ जाएगा। मेरी बात को समझे या नहीं समझे? एसी का मान आपका कितना आ गया? 6 आ गया। अब या तो इसको इसके साथ बराबर कर लो या इसको तीसरे वाले के साथ बराबर कर लो, क्योंकि जब एसी का मान आ गया तो बीसी का तो मान आ ही जाना है। ठीक है, बीसी का तो मान आ ही जाना है। तो मैंने कहा पहले वाले को पकड़ो और आखिरी वाले को पकड़ो। देखो 4 का 2 गुना 8 दिख रहा है, 4 का 2 गुना 8 दिख रहा है, तो एसी अगर 6 है तो बीसी कितना होगा? तो बोलोगे सर बीसी जो है वो हमारा 12 हो जाएगा। समझ में आया? 4 का 2 गुना 8 और एसी का मान 6, तो 6 का 2 गुना बीसी कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। अब यहां पर देखो तो ए बी और सी तीनों का परिमाप बताना है। एसी का मान कितना है? तो बोलोगे सर 6 है। बीसी का मान कितना है? तो बोलोगे 12 है। और हमारा ए बी का मान कितना है? तो बोलोगे 9 है। 12 9 21 और 6 कितना होगा? 27। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताइए? ठीक है, 12 6 और 9 जो हो गया ये इसकी वैल्यू हो गई 12 जमा 6 जमा 9। क्लियर है? बता दो जल्दी से। इन दोनों को आपस में इक्वेट किया, एसी का मान आ गया। फिर यहां एसी का मान जब रखोगे और बीसी का निकालोगे तो बीसी की वैल्यू 12 आएगी। और तीनों की वैल्यू निकल गई तो हम इनकी क्या बता देंगे? परिमाप बता देंगे, यानी पेरीमीटर बता देंगे। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 में। इस बार का एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2020 के प्री में पूछा गया है, तो मेंस में पूछने की एकदम 100% संभावना ही है। ठीक है, सवाल में देखिए त्रिभुज हमें दिया गया है। कैसा त्रिभुज दिया गया है? एबीसी नाम का हमें त्रिभुज दिया गया है। कैसा त्रिभुज दिया गया हमें? एबीसी नाम का। चलिए अब एबीसी नाम के त्रिभुज में सवाल को देखिए तो बोला गया है पॉइंट डी जो है ना वो एबी के ऊपर का पॉइंट है। पॉइंट डी इज ऑन एबी और ई और एफ जो है वो किस पर है? बीसी पर है। ई और एफ किस पर है? तो बोलेंगे सर बीसी पर ई और एफ नाम का पॉइंट है। ठीक है, ई और एफ जो है वो बीसी पर है। इस तरीके से कि डीएफ जो है बहुत शानदार, मतलब आप इसको ये कह लो कि ये 5 स्टार वाला क्वेश्चन है।
आप इसको ये कह लो दिस इज अ 5 स्टार क्वेश्चन, और मैं आपको कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में मेंस में आएगा ही आएगा, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। ये पेपर आपके ये क्वेश्चन आपके मेंस में आएगा ही आएगा, एकदम ध्यान में रख लीजिए। सवाल को देखिए, सवाल में क्या क्या बोला गया है। तो सवाल में बोला गया है, ठीक है, डीएफ जो है वो पैरेलल है एसी के, जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करते जाइए। आपका जो डीएफ है ना, ठीक है, डीएफ को आपको इस कदर बनाना है, यहां पर देखते चलो, ये पॉइंट ऐसे रख लो, बाद में देख लेंगे, और एक पॉइंट आपका ऐसे आएगा। डीएफ जो है वो पैरेलल होगा किसके, पैरेलल होगा एसी के, और डीई जो होगा पैरेलल होगा ए एफ के। एक सेकेंड, बहुत ही शानदार लाजवाब प्रश्न है। ये हमारा डी है, ये हमारा ई है, और ये हमारा एफ है। अब देखो ये जो डीएफ वाली रेखा है ना, ये डीएफ वाली रेखा, ये डीएफ वाली रेखा जो है ये इसके पैरेलल है, और ये वाली रेखा जो है ये हमारे इसके पैरेलल है, एएफ के पैरेलल है। बढ़िया तरीके से सवाल को देखिएगा, बोला गया है डीएफ जो है वो पैरेलल है हमारे एसी के, और फिर जो डीई नाम की रेखा है वो पैरेलल है हमारे किसके, वो पैरेलल है एएफ के। बीई का मान सवाल में 4 दिया गया है, तो बीई के मान को लिख लेंगे यहां पर कि बीई का मान कितना है, तो बीई का मान सवाल में 4 है। उसके बाद सीएफ का मान सवाल में 3 दिया गया है, और हमसे पूछा है ये ईएफ का मान। मैं आपको बार बार बता रहा हूं ये सवाल आपके पेपर में मेंस में आएगा ही आएगा, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। तो चलिए अब ये सवाल को बनाते हैं। तो क्या होता है, ये हो गया आपका केस ऑफ डबल सिमिलैरिटी। डबल सिमिलैरिटी कैसे लगेगा, देखो जब थेल्स थ्योरम आगे पढ़ोगे ना, तो उसी थेल्स थ्योरम पर आधारित है ये प्रश्न, उसी थेल्स थ्योरम पर आधारित है ये प्रश्न, इस बात का ध्यान दो। और इस प्रश्न को बनाने के और मजेदार तरीके मैं आपको बता रहा हूं, देखो थोड़ा सा इन सभी चीजों को मिटा दे ताकि हमारे लिए पर्याप्त जगह बन पाए इस सवाल को जो है समझने के लिए, बनाने के लिए। थोड़ा सा बुद्धि का आप अपने प्रयोग करें कि आप इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करिए कि आप इस सवाल को कैसे बनाएंगे। डबल सिमिलैरिटी लगेगी, बस इतना ध्यान रखना, डबल सिमिलैरिटी 2 बार लगाई जाएगी सिमिलैरिटी इसमें, इसीलिए मैंने कहा कि यह सवाल जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके मेंस के लिए। एकदम कलाकारी है डिजिटल बोर्ड में, यही तो फायदा होता है। अब देखो सबसे पहले एक एक पॉइंट को मैं लिखते चलूंगा। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट बी में, डी में और एफ में। ट्रायंगल बी, डी और एफ, ठीक है। ट्रायंगल किसका, बी हो गया, डी हो गया और एफ हो गया, ठीक। वो सिमिलर हो जाएगा किस ट्रायंगल के, ट्रायंगल बी ए एफ के, ठीक है। बी डी और बी डी ई वाला देखो, पहले बी डी ई जो होगा वो सिमिलर होगा किसके, बी ए एफ के सिमिलर होगा, त्रिभुज बी ए एफ के, ठीक है। ट्रायंगल बी ए एफ देखो, छोटे वाले को देखते चलो, ट्रायंगल बी डी ई सिमिलर होगा ट्रायंगल बी ए एफ के। बोलोगे सर क्यों सिमिलर होगा, क्यों समान होगा, क्यों समरूप होगा, तो देखते चलो, हर चीज का एक कारण होता है। हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, हम इस वाले ट्रायंगल की और इस बड़े वाले ट्रायंगल की। अब ये दोनों ट्रायंगल में क्या होगा कि ये वाला कोण तो दोनों में बराबर होंगे, और चूंकि ये दोनों रेखाएं भैया मेरे आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं, समरूप होती हैं, तो ऑटोमेटिक ये वाला कोण इसके बराबर, सॉरी ये दोनों पैरेलल होती हैं, समानांतर होती हैं, तो ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण मेरा इसके बराबर आ जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। मतलब तीनों कोण अगर तीनों कोणों के बराबर हैं तो मुझे खुद बता दीजिए यहां पर कि क्या ये दोनों सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे। तो आप बोलेंगे हाँ सर। अगर ये दोनों सिमिलर होंगे तो ये वाला पॉइंट 4 है और ये वाली रेखा कितनी है, x है, तो यहां पर BD जो होगा ये भी 4 होगा और हमारा AD भी किस रेशियो में होगा, x में। यानी ये छुटकू 4 है तो ये भी 4 होगा, ये x है तो x होगा, मतलब ये इसी रेशियो में होंगे, ये भी 4:x के ही रेशियो में होंगे। तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं था, हमें यहां पर 4:x इनसे मतलब था। समझ में आ गया बात। पहली सिमिलैरिटी इसमें लगी और इसमें लगी, तो लिखने का तरीका क्या है, बेसिक थ्योरी बता दे रहा हूं कि देखो यहां पर बोलोगे सर BE और बट्टे में जो EF है, BE बटे में EF जो है वो बराबर होगा हमारे BD बटे AD के, वो बराबर होगा किसके, BD बटे AD के, और ये बराबर होगा 4/x के। ये आपका पहला रिलेशन आ गया। फिर अब आ जाओ किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल BDF में और BAC में।
ट्रायंगल BDF में आ जाइए आप एक बार, ठीक है। और सिमिलर होगा वो किसके, ट्रायंगल BAC के। क्यों सिमिलर होगा, सेम तरीके से जब भैया ये वाली रेखा तुम्हारी समानांतर होगी, अब देखो मैं आपको करके बता रहा हूं ब्लू लाइन से, आपकी किस ट्रायंगल की बात की जा रही है, बड़े वाले ट्रायंगल की और ये वाले लाइन की। अब ये वाली रेखा इस वाले के समान, ये कोण दोनों में बराबर, ये पूरा कोण इसके बराबर होगा यहां पर, और ये वाला कोण जो होगा ये पूरा का पूरा इसके बराबर होगा। तो अब ये किस रेशियो में है, 4 + x में, और ये कितना है, 3 में। तो हम बोलेंगे BD बटे DA, ठीक है। BD बटे क्या हो जाएगा, BD बटे AD। यहां पर देखोगे तो बोलोगे सर BD बटे में AD बराबर होगा, देखो BD बटे में AD बराबर होगा BF बटे FC में, बराबर होगा किसके, BF बटे FC में यहां पर, ठीक। और BD बटे AD, BD बटे इतना कितना है, तो यहां पर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, BD बटे AD जो है वो है 4 बटे x, और ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा 4 + x डिवाइडेड बाई 3 के, बराबर होगा किसके, 4 + x डिवाइडेड बाई 3 के। यहां पे सॉल्व करिए तो आ जाएगा 4 × 3 12 बराबर 4x + x²। फिर आपको सॉल्व करेंगे तो x² - 4x, ठीक है, x² + 4x - 12 बराबर 0। अब खुद मुझे बता दो यहां पर 6 और 2 आएगा कि नहीं आएगा, वैल्यू बता दो। तो x² + 6x - 2x - 12 बराबर 0। तो x × x + 6, ठीक है, -2 × x + 6 बराबर कितना हो जाएगा, 0 के। तो आप बोलोगे सर, ठीक है, x + 6 और इंटू कितना हो जाएगा, x - 2 बराबर में 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि -x तो हो ही नहीं सकता है। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर 2 होगा। इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर 2 होगा। अब इस सवाल में देखो, क्या आपको मैंने, देखो थ्योरी बताने के लिए मैंने आपको इतना किया है और आपको समझाने के लिए मैंने इतना लिखा है, लेकिन जब आपके पेपर में आएगा तो आपको कैसे करना है, आपको सिंपल बात समझिए, ठीक है। 2 बार सिमिलैरिटी लगाई, पहले देखो 2 पैरेलल लाइन थे ना, एक पैरेलल लाइन था तो एक सिमिलैरिटी, दूसरा पैरेलल लाइन, क्योंकि सिमिलैरिटी के मैंने आपको हैक्स बताए थे, याद करो मैंने टिप्स बताया था कि जहां पर भी समानांतर रेखाएं दिखेंगी वहां पर वो समरूपता आएगा ही आएगा। एक सिमिलर लाइन की वजह से एक सिमिलैरिटी, 2 सिमिलर हैं, सॉरी 2 पैरेलल हैं तो 2 सिमिलैरिटी। पहले वाले में लगाया तो ये 4x में था तो इसको 4x में बदल दिया, और दूसरे वाले में ये पूरा का पूरा 4x में कटेगा, ठीक है। समझ में आ गया ये बेसिक से। अब पेपर में आएगा तो पेपर में कैसे करोगे वो देखो। मान लो कल के दिन पेपर में सिर्फ ये आता है 4 है और 3 है, 4 है 3 है, इसको मानो तुरंत x। अब ये 4 है और ये x है तो बोलना ये भी 4 होगा और ये भी कितना होगा, तो ये भी x होगा, बात खत्म, ठीक। पेपर में कितना होगा, ये भी 4 होगा तो ये भी x होगा। अब देखो ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, और ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, ये 4:x में है तो बोलोगे 4 बटे में x बराबर होगा किसका, सीधा 4 + x डिवाइडेड बाई कितना के, 3 के। यहाँ पे डिवाइडेड बाई कितना के, 3 के। अब जब आपका ऐसा आ जाएगा ना पेपर में, जब आपका ऐसा आ जाएगा कि भैया 4 बटे x बराबर होगा 4 + x बटे 3 के, तो वहां पर ऑप्शन को यूज कर लेना। ऑप्शन को कैसे करना, जैसे मान लो 3 रखते हो तो बोलोगे सर 4 बटे 3 बराबर आ जाएगा 7 बटे 3। संभव है, नहीं है, काट दो, पहला ऑप्शन खत्म। दूसरा ऑप्शन मान लो 1.5 रखा, 5 रखा, इसी तरीके से 2 रखो तो बोलोगे 4 बटे 2 बराबर हो जाएगा 6 बटे 3 के। 2 का 2 गुना है, 3 का 2 गुना है, 100% ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई कर रहा है। काम खत्म, आगे बढ़ो। लिखना था और लिखने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व नहीं करना था, 2 सेकंड का वक्त लेकर बस ऑप्शन डालना था। ऑप्शन डालते सेटिस्फाई हो रहा है, काम खत्म, आगे बढ़िए पुट करके, ठीक है। तो एक ही सवाल के बनाने के कई तरीके होते हैं, वो आपके ऊपर आधारित करता है कि आप उसको कैसे बना रहे हैं। पेपर में जब भी सिमिलैरिटी, अब जैसे मानो x का मान पूछा गया था, मैं सीधा x की वैल्यू पुट करता और निकाल देता। 2 पैरेलल लाइन की वजह से 2 सिमिलैरिटी लगेंगे, ये बात मुझे पता होनी चाहिए। तो क्लियर है आप लोगों को, कभी भी ऐसे सवाल की गलती करेंगे नहीं करना है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 में। गौरव कुमार कहते हैं, हेलो सर, मैंने कल आपका कोर्स लिया है, मेरे को काफी अच्छा लगा। मैंने करियर वेल ऐप पे राकेश यादव सर का आपका कोर्स बेटर लगा। अच्छा, मेरा बेटर लगा, चलिए बहुत अच्छी बात है। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। देखिए सभी टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट इंपॉर्टेंट होता है समझ में आना, कि एक ऐसा कंसेप्ट मुझे समझ में आए, थोड़ा सा अपडेटेड हो, जिसके कारण मैं बहुत आगे बढ़ पाऊं, ठीक है। अभी जो है ना, थोड़े से जंगल के शेर जो है वो थोड़े शांत हैं, सुस्त हैं, बूढ़े हो चुके हैं, यूं समझ लो। कहते हैं ना हर चीज की एक एक्सपायरी होती है, तो बस कुछ लोगों की एक्सपायरी आ चुकी है। आप बस मन लगा के पढ़ो, आप चिंता मत करो। सबसे लेटेस्ट पैटर्न पर सबसे धांसू सवाल आपको मिल रहे हैं, ठीक है। इतना कर लिया तो आराम से नंबर, देखो क्या रीजन है, लोग 10 साल से पढ़ा रहे, 15 साल से पढ़ा रहे, पढ़ाया हुआ इस बार के पेपर में कुछ भी नहीं आया।
और मैंने बस 30 वीडियोस दी, 30 डेज 30 मैराथन, और सारा का सारा सवाल उसी से उठ कर आया। तो 10 साल का एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता है, मैटर करता आप कितना रेलिवेंट पढ़ाते हैं। ठीक है, रेलिवेंट पढ़ाइए, अच्छा पढ़ाइए, वो बहुत जरूरी है भाई मेरे। ठीक है, आ जाओ सवाल में। बोला गया एडी जो है वो परपेंडिकुलर है। देखो बड़ा बेहतरीन सवाल, इतना खूबसूरत सवाल है ना, मतलब यूं समझ लो कि ऐश्वर्या राय से ज्यादा इसकी खूबसूरती है। ठीक है, ऐश्वर्या राय से ज्यादा इसकी खूबसूरती है, और कोई ऐसा मॉक टेस्ट नहीं है दुनिया का जिसमें ये सवाल एक चक्कर लगा के ना आया हो। ठीक है, धरती पे समझ लो जितने मॉक टेस्ट कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बने गए हैं ना, उन सभी में एक बार तो ये घूमकर आ ही चुका है। और आप भी कोई मॉक टेस्ट देंगे, कोई पेपर देंगे, जरूर आपका इसमें सामना होगा, और ये आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना खूबसूरत सवाल है ना, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है इस सवाल को देख के, जब जब इस सवाल को आदमी देखता है। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बोला गया है देखो एक त्रिभुज है तुम्हारा एबीसी नाम का। ठीक है, इसका जो एंगल बाइसेक्टर है इस पे एक परपेंडिकुलर डाला गया है, और फिर उसको जो है यहां से मिलाया गया है। इतना खूबसूरत सवाल ना, मजा आ जाएगा देखते चलो। बोला गया है ये तुम्हारा त्रिभुज है ए बी और सी। ठीक है, त्रिभुज बी का जो बाइसेक्टर है ना, ये बाइसेक्टर किसको कहते हैं? कोण समद्विभाजक को कहते हैं। तो इसका बाइसेक्टर जाता है और आगे एक पॉइंट है वहां पर जाके मिलता है। किस पॉइंट पर मिलता है? तो बोला गया है एडी। एडी जो है ये, अच्छा एक और बात, ये परपेंडिकुलर है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर के मेंस का क्वेश्चन है, जो एडी है ना वो परपेंडिकुलर है इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ किसका? एबीसी का। और उसके बाद डी से ई तक एक लाइन को पैरेलल बनाया गया है। किसके पैरेलल बनाया गया है? बीसी के। ठीक है, डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के, जो कि एसी पर ई पर मीट करता है। आपको सिर्फ एक काम करता है कि भैया एसी का मान दे दिया जाता है, कितना? 10 दे दिया जाता है, और आपसे आपका एग्जामिनर पता है किसका मान पूछता है? ये एई का मान पूछता है। अगर मुझसे पूछोगे सर 1 सेकंड में आंसर बताओ, तो 10 का आधा करेंगे 5, हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1 सेकंड में पूछोगे तो 10 का आधा 5 हो जाएगा, लेकिन इसको डिटेल वे में कैसे सॉल्व करेंगे आप देखो। अलग अलग परीक्षाओं में यहां पर अलग अलग मान दिया जाता है। कोई मॉक टेस्ट देखोगे तो यहां 12 मिलेगा, कोई मॉक टेस्ट देखोगे तो यहां 18 मिलेगा, सीएचएसएल में देखोगे तो यहां पर 9 दिया गया था। तो इसीलिए मैंने बताया कि जब भी ऐसा फोटो बने तो समझ लेना कि आंसर जो एई का मान होगा वो आधा होगा, सीधा का सीधा इसका आधा। लेकिन बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे? ठीक है, बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे, अब वो देखते हैं। आंसर तो जान लिया कि आधा होगा, लेकिन कैसे बनाएंगे? सबसे पहला देखो, फोटो बनाना इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी सवाल को देख के फोटो कैसे बनाओगे? तो सवाल में जैसे जैसे बोलेगा वैसे एक एक स्टेप को पढ़ के एक एक लाइन ड्रॉ किया जाता है। सवाल में बोला था कि एडी जो है वो परपेंडिकुलर है, तो मैंने कहा एडी नाम का कोई रेखा होगा जो परपेंडिकुलर होगा, लेकिन वो किस पे होगा? तो वो इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एबीसी पे होगा। एबीसी का एक ऐसा बाइसेक्टर जा रहा था, उस पर एक रेखा एडी को बनाया गया, और वो रेखा एडी क्या हो गया? तो वो रेखा एडी इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो गया। समझ में आ गई बात? फिर डी से लेकर ई तक एक लाइन खींची गई जो हमारे बीसी के क्या थी? समानांतर थी, जो हमारे बीसी के समानांतर थी। ठीक है, जो हमारे बीसी के समानांतर थी। अब बोल दिया एडी का मान इतना है। अब चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। प्रूफ में देखो यहां पर कुछ नहीं करना है, प्रूफ में बस छोटा सा काम कर देना, इस वाली लाइन को यहां पर जोड़ देना। अब ये वाली लाइन को जोड़ देना, मान देना ये एक्स पर जुटा है। एक सीधी रेखा पर कोण कितने का होता है? बोलोगे 180। ये 90 का है, तो ये वाला कोण कितने का हो गया? ये भी 90 का हो गया। बहुत मजा आएगा आपको, समझते चलो। ये वाला कोण 90 है, तो ये वाला कोण 90। अब जरा दो छुटकू त्रिभुज में देखो, दो छुटकू त्रिभुज में देखो, यहाँ पे इस वाले पॉइंट को क्या बोला जाएगा? इस वाले पॉइंट को बोला जाएगा डी नाम का पॉइंट। ये 90 है, तो ये भी 90 है। अब त्रिभुज ए बी और डी में, कौन सा त्रिभुज? ए बी और डी में, और बी डी और एक्स में, त्रिभुज बी डी और एक्स में। आप बताओ जितना बी है उतना डी है, तो जितना बी है उतना डी है, बात खत्म। ठीक है, जितना यहां पर देखो, यहां पर समझना मेरी बात को, बी डी नहीं है, बी डी एक्स है। देखो यहां पर बी डी एक्स है। सवाल में बोला गया ये दोनों कोण बराबर, यानी ये जो इसका बी है इसके बी के बराबर है। फिर उसके बाद यहां पर जो डी वाला पॉइंट है इसके भी डी के बराबर, यानी डी और डी दोनों बराबर है। अब जब किसी कोण के दो एंगल बराबर होंगे, जैसे मानो ये 50 तो ये भी 50, ये 90 तो ये भी 90, तो पक्का दूसरा वाला 40 और 40 होगा, यानी ए और एक्स भी बराबर होगा। तीनों के तीनों कोण हमारे हो गए बराबर। क्या तीनों कोण बराबर होने से कुछ होगा? तो नहीं, कुछ ऐसा जरूरी नहीं है कि यहां पर कुछ हो। तो उसके बाद हम आगे देखते हैं क्या होता है। ये तीनों कोण बराबर होने से क्या हो सकते हैं?
कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कंडीशन क्या है? कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कंडीशन यह है कि तीनों कोनों का बराबर होने के साथ साथ कोई एक साइड जरूर जो है बराबर होना चाहिए। कोई एक साइड जरूर जो है वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इस बात को समझिए। तो क्या एक साइड बराबर है इनका? तो बोलोगे हाँ सर, बीडी वाला जो लाइन है वो उसमें भी उतना ही मान रखता है, नीचे भी, यानी ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सर्वांगसम। दोबारा से समझिए, किसी भी दो त्रिभुजों को सर्वांगसम होने के लिए क्या होना होता है? आप चाहो तो बोल दो कि आस, फिर बोल दो सास, और फिर बोल दो 555, तीनों भुजाएं बराबर। ठीक है, हमें पता है कोई भी दो कोण और एक साइड बराबर होना चाहिए। हमें देखो ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, और बीच में एक साइड। ठीक है, एंगल साइड एंगल से भी कह सकते हो, साइड एंगल साइड से भी कह सकते हो। ठीक है, आपको पता है ना, एंगल साइड एंगल ये भी पढ़ाया है। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, जिसके कारण ये दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। बस इतना समझ लो, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ये क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, समरूप हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट जब कोई दो त्रिभुज होता है तो हम क्या बोलते हैं? कोई भी दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट होता है तो बोलते हैं ये वाला इसके बराबर, AD जो आएगा वो DX के बराबर, AB जो आएगा वो BX के बराबर। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब मेरे तीनों साइड तुम्हारे तीनों साइड के बराबर, मेरे तीनों कोण तुम्हारे तीनों कोण के बराबर। तो ये वाली भुजा दोनों में AD और DX ये क्या होंगे? ये बराबर हो जाएंगे। अब ये बराबर हो जाएंगे। अब देखो यहां जो DE है वो किसके पैरेलल है? XC के पैरेलल है। त्रिभुज ADE, ठीक है, त्रिभुज ADE और त्रिभुज AXC, त्रिभुज AXC। अब इन दोनों त्रिभुज में बात करते हैं तो माफ करिएगा, अब ये दोनों त्रिभुज में जैसे पैरेलल मिला, समझ जाओ ये दोनों सिमिलर है। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको ये कहा था कि जहां पर भी समानांतर रेखाएं दिखे, मतलब समझ लीजिए समरूपता लगेगा ही लगेगा। ये दोनों रेखाएं क्या है? पैरेलल है, मतलब समरूपता लगेगा। क्यों? क्योंकि एंगल ए दोनों में बराबर है। ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, तो सिमिलैरिटी तो लगी जाएगी। ठीक है, अब सिमिलैरिटी लगेगी तो जरा रेशियो देखो, यहां पर जितना मान ये है उतना मान ये है। अगर मैं ये बोलूं ये छोटकू हमारा एक है तो ये भी छोटकू हमारा एक होगा कि नहीं होगा? तो बताओ, होगा। ठीक है, यानी यहां से भी लेकर अगर ये एक है तो ये भी हमारा एक होगा। समझो, ये 1:1 में है तो 1:1 में 2 यूनिट का मान कितना है? 5 है, तो ए का मान पूछा गया। अगर 2 का मान हमारा 10 है तो 1 का मान कितना होगा? 1 का मान उसका आधा 5 नहीं होगा क्या? बताओ, 1 का मान उसका आधा 5 नहीं होगा क्या? तो ऐसे सवाल में कभी सॉल्व नहीं करना होता, कहीं पर भी कुछ ज्यादा नहीं, बस दिमाग का प्रयोग होता है। पहले हम दोनों ने इन दो त्रिभुजों को पकड़ा। इन दो त्रिभुजों को पकड़ने के बाद हमने देखा 90 है तो हमने यहां पर लगाया किसका कंसेप्ट? कॉन्ग्रुएंसी का। कॉन्ग्रुएंसी के कारण हमें पता चल गया AD जितना होगा उतना ही DX होगा, यानी D मिड पॉइंट है। D मिड पॉइंट है और DE पैरेलल है XC के, तो E भी मिड पॉइंट होगा। आगे चल के थेस थ्योरम में आपको पढ़ाएंगे कि एक त्रिभुज में अगर ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर हैं और D इसका मिड पॉइंट है तो E भी जो होगा वो मिड पॉइंट होगा। अब E मिड पॉइंट है तो जितना मान AE का उतने ही मान AC का। 2 का मान 10 है तो आधे का मान 5 होगा। इसलिए मैंने कहा अगर ये 12 देगा तो ये 6 होगा, ये 9 देगा तो 4.5 होगा, 20 देगा तो 10 होगा। इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, बताइए। चलिए आगे आ जाइए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 सर्कल का, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। देखते चलिए, आपको जितने भी अपडेटेड क्वेश्चन मिल रहे हैं ना, सारे के सारे मेरे शीट में मिलेंगे, चिंता मत करो। मार्केट में जो भी चल रहा है, जिस टीचर की भी चल रही है, जो भी मॉक टेस्ट में चल रहा है, जो भी एग्जाम चल रहे हैं, सबका अपडेटेड मिलेगा और इसका बेस्ट ट्रिक मिलेगा। तो बस पढ़ते चलो। 1000 मॉक दोगे, 10 जगह वीडियो देखोगे तो भी वो सॉल्यूशन तुम नहीं ले पाओगे जितना तुम्हें यहां मिलने वाला है। तो बस फायदा उठाते चलो। दिए गए फोटो में क्या दिया गया? दिए गए फोटो में आपका बोला गया ये जो AC है ना और जो ये DE नाम की जो रेखा है वो क्या है? परपेंडिकुलर है। देखो यहां पर बोला गया इन द गिवन फिगर AC एंड DE आर परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो है इस टेंजेंट पर यानी इस पर जो है परपेंडिकुलर है, इस रेखा पर परपेंडिकुलर है, मतलब 90 के कोण बना रहे हैं। साथ में आपको यह भी बोला गया है AB जो है, AB नाम की रेखा O से पास करती है जिसका रेडियस 20 है, यानी यहां से लेकर यहां तक आप बोलोगे तो 20 हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक बोलोगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है,
सवाल में AC का भी मान दिया गया है कि ये जो AC है ना, ये AC का मान कितना है, तो AC का मान हमारा 36 है और हमसे DE का मान पूछा जाता है। हमसे ये जो D है ना, DE का मान पूछा जाएगा। अगेन वेरी फेमस क्वेश्चन, ठीक है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन। तो अब डिपेंड करता है, देखो आपके सामने जो है, पहला इन दोनों में सिमिलैरिटी लगा सकते हो, फिर पहले और आखिरी वाले में सिमिलैरिटी लगा सकते हो, ये दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जनाब। क्वेश्चन पढ़कर ही फिगर बनाया जा रहा है। अब इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली फिगर पहले से दिया गया है, तो इसमें अब हम क्या करें, आप बताइए। ठीक, तो सवाल में देखिए क्या होता है। सवाल में बड़े अच्छे तरीके से समझिए, बड़े अच्छे तरीके से पॉइंट को। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन हो जाता है जहां पर इसका स्टार्टिंग वैल्यू BD नहीं दिया जाता है और बिना VD के दिए गए, ये 20 है, ये 20 है और AC का मान कितना है, तो AC का मान जो है वो 36 है। AB पासेस थ्रू सेंटर, AC एंड BD परपेंडिकुलर टेंजेंट, ठीक है ठीक है ठीक है, वो जो है इतना है। और हमसे तब पूछा जाएगा DE का मान बताओ। तो कैसे बनाएंगे इस सवाल को, बताइए आप इस सवाल को कैसे बनाएंगे, बताइए। थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करिए, कैसे बनेगा ये सवाल। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप सिमिलैरिटी लगाओगे तो किस में लगा सकते हो, BDE में और BOP में, ठीक है, या BDE में BAC में, इस तरीके से लग सकता है। ये छोटू जो ट्रायंगल है, इस छोटू का सिमिलैरिटी या तो इसके साथ लग सकता है या फिर सबसे बड़े वाले के साथ। अब ठीक है, उसी तरीके से ट्रायंगल BOP का जो सिमिलैरिटी है वो या तो आपको BAC के साथ ही लगेगा और किसी के साथ नहीं, ठीक है। तो अब बताओ कि कैसे बनाओगे सवाल को आप। 20 और 20 दिया गया है, बताइए। सिमिलैरिटी प्रूफ करेंगे जब सिमिलर लाइन है, जब पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन में सिमिलैरिटी प्रूफ करने की क्या जरूरत है, ये बताओ ना। ये जो छोटा वाला ट्रायंगल होगा ना, ये भी बड़े वाले के सिमिलर होगा, ये जो ट्रायंगल होगा ये भी बड़े वाले के सिमिलर होगा, तो सिमिलैरिटी प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं। BDE जो है वो BAC के सिमिलर है, BOP जो है वो सिमिलर है। एक बात हमेशा ध्यान रखो मेरे भाई, जैसे मानो मैंने ऐसा ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, और इसके अंदर मैंने 1 2 3 नाम के पैरेलल लाइन खींच दिए, जितनी मर्जी पैरेलल लाइन खींच दी, और सबका मैंने नामकरण कर दिया कि ये हमारा A है, ये B है, ये C है, D हो गया, E हो गया, F हो गया, G हो गया, H हो गया, I हो गया। तो सबसे पहले देखो CIF जो होगा वो किसके, CAB के समानांतर, CHI जो होगा वो CAB के समानांतर, CHD जो होगा वो CAB के समरूप। यानी जितने भी आएंगे, जितनी मर्जी पैरेलल लाइन बनाते जाओ, जितने जितने छोटे छोटे ट्रायंगल बनेंगे ना, पहला ट्रायंगल हमारा ये बनेगा, ये भी बड़े वाले के सिमिलर, फिर दूसरा ट्रायंगल ये बनेगा, ये भी बड़े वाले के सिमिलर, तीसरा ये बनेगा बड़े वाले के सिमिलर, साथ में ये आपस में भी सिमिलर होंगे, इस बात का ध्यान रखना। पहला छोटा दूसरे वाले के सिमिलर, पहला बड़े वाले के सिमिलर, तो ये कहानी चलते रहती है, ये कहानी चलते रहती है। बहुत बच्चों के तो आंसर आ भी गए। बताइए लेंथ कितना लेंगे आप DE का। पहला तरीका है ऑप्शन का इस्तेमाल करके, कि आप ऑप्शन का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, और दूसरा तरीका आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कितना आएगा बताओ। कुछ तो सवाल आपको दिया जाए ना, नहीं तो आप जो है यहां पर क्या करते हैं, आराम करते हैं। बताइए, साइड मानकर एक्स किया जाए सॉल्व, बताओ। आ जाओ, चलो सवाल को सॉल्व करते हैं। ये हमारा 20 दिया गया है और ये हमारा 20 दिया गया है। अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को x मानते हैं तो देखो यहाँ पर ये x है और ये 20 है, तो ये भी किस रेशियो में आएगा, x रेशियो 20 में आएगा। बताओ x रेशियो 20 में आएगा कि नहीं आएगा। साथ में ये भी किस रेशियो में आएगा, तो ये भी हमारा x रेशियो 20 में आएगा, आ जाएगा। अगर ये x रेशियो 20 है तो ये जो है x रेशियो 20 प्लस x, क्योंकि ये पूरा होगा। देखो अगर ये छोटू x है, ठीक है, तो यहां पर भी ये छोटू x होगा, और ये पूरा बड़ा वाला x प्लस 20 है, तो ये भी बड़ा वाला कितना होगा, तो बड़ा वाला x प्लस 20 होगा। इस बात का ध्यान रखो। लेकिन बड़े वाले की जरूरत ही क्या है, क्योंकि अगर ये हमारा 20 है जनाब, तो ये रेडियस है, ये भी कितना होगा, ये भी 20 होगा। इस बात को समझिए, रेडियस का मतलब ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20 सवाल में बोला गया है। अब बताओ कैसे करोगे सवाल को हल, कैसे करोगे सवाल को हल, बताओ। सिमिलैरिटी लगाओगे, कैसे लगाओगे, किस में लगाओगे, बताओ। बहुत आसान है, बताओ।
देखते चलो, ट्रायंगल ए बी और सी में, ट्रायंगल ए बी और सी में, और ट्रायंगल ओ बी और पी में, ओबीपी में देखो ये वाली रेखा कितनी है, तो बोलोगे सर ये वाली रेखा देखो एंगल बी के सामने देखते हैं, एंगल बी के सामने ओपी का मान कितना है 20 है, और एंगल बी के सामने एसी का मान कितना है तो 36 है। लिख दिया, कोई समस्या की बात यहां पे। अब अगर मान लेते हैं कुछ पल के लिए इसको x, ठीक है, तो 90 के सामने यहां पर ये कितना है, तो बोलोगे सर 90 के सामने ये 20 प्लस x है। उसी तरीके से ये वाले 90, बड़े वाले के 90 के सामने कितना है तो 40 प्लस x है। अब यहां पर इनको सॉल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा, 20 से काटेंगे 4 से 5 बार में, 4 से 9 बार में। आप देखिए 40 पचे कितना हो जाएगा, यहां पर देखो 4 इंटू 5 200 जमा 5x बराबर होगा किसके 180 जमा 9x के बराबर होगा। 9 में से 5 गया तो 4 हो गया यहाँ पर, यानी x का मान कितना देखो यहाँ पर 200 में से ये गया 20x और ये आ जाएगा 4x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी। सवाल में हमसे किसका मान पूछा गया है, डीई का मान पूछा गया है, डीई का मान कितना होगा, ठीक है, डीई का मान पूछा गया है। अब एक सवाल, एक और बात बताऊं आपको, आप एक और काम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, बट चलो वैसा करने से बेहतर है, x का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब देखते चलो यहाँ पर x का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब x का मान 5 आ गया तो छोटा वाला अगर 5 है तो पूरा का पूरा बड़ा वाला कितना है 25 है, छोटा वाला अगर 5 है तो पूरा बड़ा वाला कितना है 25 है, यानी छोटे वाले का 5 गुना बड़ा वाला है, छोटे वाले का 5 गुना बड़ा वाला है। तो ये अगर 5 गुने का मान है तो 1 गुने का मान कितना होगा 4 होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, मेरी बात को समझिएगा बड़े ध्यान से। आपको कैसे मैंने कहा 20 है 20 है, आप ऐसे समझो कि ये 20 है तो ये 36 है, यानी किस अनुपात में है 4 से काटेंगे 5:9 में, ये 5:9 में, 5:9 में। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि इनको देखो ये किस रेशियो में है, तो बोलोगे सर 5 में और 9 में, ठीक है, 5 में और 9 में, यानी ये जो छोटा वाला है ये देखो यहाँ पर, ये बड़े वाले में देखो ये कितने का मान है, ये 5 का, और ये पूरे कितने का मान है 9 का, तो ये कितने का मान होगा 4 का। 4 का मान अगर 20 है तो 1 का मान हो जाएगा 5, तो 9 का यहाँ पर देखो ये कितने का मान है टोटल 9 का, 9 का मान होगा 45, जिसमें 20 ये है 20 ये है, तो ये आ जाएगा 5। अब ये 5 और 20 यानी 1:5 में, तो ये 4 जो होगा, ठीक है, ये 5 का मान है तो 1 का मान कितना होगा 4। आपको इतना लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दोबारा से समझ लीजिए, आपको दोबारा से हम समझा देते हैं, एक और फोटो में समझा देते हैं, आप समझ पाएंगे। ये मान 20 है, ये मान 20 है, ये मान 20 है, ये मान 36 है। आप मेरे साथ साथ एक एक लाइन पे चलिएगा, बस और कुछ नहीं करना आपको, बस मेरे साथ एक एक लाइन को समझिएगा और आप बिना फोटो मतलब इसमें इतना कुछ कथा कहानी लिखे आप समझ पाएंगे, सिमिलैरिटी का खेल समझ पाएंगे। सिमिलैरिटी का खेल क्या है, आप देखो ये 20 है और ये कितना है 36 है। आप जरा इनको काटना 4 से 5 बार में और 4 से इसको काटना 9 बार में। ये 5:9 में है, ये 5:9 में है। बहुत बच्चों को एक पॉइंट पर कंफ्यूजन हो रहा होगा, वो भी बता देते हैं, समझ हमें, ठीक है। बहुत बच्चों को एक बात में कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये पॉइंट देख लो। अगर ये तुम्हारा त्रिभुज एबीसी है ना, जहां पर ये वाली रेखा जो डी है वो समानांतर है किसके, इसके, तो याद रखो अगर ये 1 है और नीचे वाला x है तो ये भी 1:x में होगा, लेकिन जो डीई है ना ये 1 होगा और जो बीसी है ये 1+x होगा। मेरी बात को समझना मेरे भाई, क्योंकि जो सिमिलैरिटी लिखी जाती है वो ऐसे लिखी जाती है AD/AB। देखते चलो, छोटे वाले का जो होगा ना, छोटे वाले का AD बड़े वाले के AB के बराबर, फिर उसी तरीके से छोटे वाले का AE, छोटे वाले का AE और बटे वाले का AC, ये बराबर होगा, वो बराबर होगा किसके, DE/BC के, वो बराबर होगा DE/BC के। तो आप बात करते हैं AD की, AD का मान कितना है 1 और पूरा AB का मान कितना आ जाएगा 1+x, वही बराबर होगा AE के यानी 1 के और AC का 1+x, और वही बराबर होगा DE/EC के। तो बच्चा सोचता है ये 1 है, ये x है, ये 1 है, ये x है, तो ये 1 और ये x होगा। नहीं, ये बड़े वाले की साइड है, ये 1+x होगा, ठीक है। असलियत में क्या होता है, असलियत में ये होता है ये 1 तो ये पूरा 1+x होता है जिसमें ये मान x, ये 1 तो ये पूरा 1+x होता है जिसमें ये मान x, तो ये 1 तो ये पूरा 1+x होगा। समझ में आ गया, बस वही कहानी मैं आपको कह रहा हूं। यहाँ पे ये 5:9 में है। अगर ये छोटू 5 है, बड़ा वाला 9 है, तो छोटे वाले ट्रायंगल की हर भुजा 5 होगी और बड़े वाले ट्रायंगल की हर भुजा 9 होगी। उसी तरीके से बोलोगे सर 5:9 है, तो बस देखो ये वाला मान कितना आएगा 5x आ जाएगा और ये वाला कितना आ जाएगा
जाएगा तो 9 आ जाएगा। यहां से यहां 5 पूरा का पूरा 9, तो ये जो मान होगा ये कितने का होगा, तो बोलोगे 4 का। 4 का मान 20 है तो 1 का मान कितना 5, तो यहां ये 5 का मान कितना आएगा 25 आएगा। 25 में अगर ये 20 है तो ये ऑटोमेटिक आपका 5 यूनिट आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब ये 5 यूनिट आ गया। अब फिर अब आ जाओ इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में आ जाओ। ये हमारा 5 है यानी ये 1 है, x है, ये 5 है तो ये 20 है, तो यहां पर ये भी होगा 5। समझना मेरी बात को, ये छोटा वाला 5 है और ये 20 है, यानी ये किस रेशियो में है 1, और बड़ा वाला कितना है 5 और ये 25। समझना, ये 5 और बड़ा वाला 25 यानी किस रेशियो में, तो 1:5 में, तो ये भी 1:5 होगा। 5 का मान अगर 20 है तो 1 का मान कितना होगा 4 होगा। इस तरीके से बता पाओगे। ये आपका बिना पेन उठाए और इस तरीके से मतलब आपको जो है बिना लिखे आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन अगर लिख कर करना चाहते हैं तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। फिर इसका मान आपका 5 आएगा, फिर ये मान 5 आ जाएगा तो 1:4, तो इसका मान 4 आ जाएगा। ठीक है, वो सब डिपेंड करता है कि पेपर के समय में आप क्या क्या चीजों को फॉलो करते हैं तो आपका आंसर आता है। ठीक, सिमिलैरिटी बहुत टफ नहीं है लेकिन उसको टफ हम लोग खुद बनाते हैं। आ जाओ अगला सवाल पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर देखो 17 में एबीसी जो है वो डीईएफ के क्या है, सिमिलर है, समान है। एबीसी का एरिया 100 है और डीईएफ का एरिया जो है वो 49 है। आपको इसका एल्टीट्यूड दिया गया है, दूसरे वाले का एल्टीट्यूड पूछा गया। एकदम सिंपल सरल आसान क्वेश्चन, एक लाइन में आंसर दे पाएंगे आप। देखिए आपको बोला गया है, क्या बोला गया है, एबीसी नाम का एक त्रिभुज है जो समानांतर है। देखो फोटो बनाने की भी आवश्यकता नहीं है बट बना के दिखा देते हैं कि इसका डीएफ के सिमिलर है। बोला गया है एबीसी का जो एरिया है वो कितना है 100 है और इसका एरिया कितना है 49 है। मुझे लगता है इसका आंसर तो हर वो स्टूडेंट दे पाएगा। और साथ में आपको बोला गया है यहां पर कि जो इसका एल्टीट्यूड है ना, एबीसी का जो एल्टीट्यूड है वो कितना है 5 है और इसका एल्टीट्यूड x है, तो इसका पूछा गया है। आप मुझे बताओ, कहा गया है सवाल में दोनों के दोनों समानांतर हैं। अगर दोनों के दोनों समानांतर हैं तो मुझे एक बात बता दो, इनके एरिया का रेशियो कितना है, तो इनके एरिया का रेशियो 100:49 है। अगर एरिया का रेशियो इतना है तो साइड का रेशियो कितना होगा, तो एरिया का रूट करेंगे यानी 100 का रूट इतना और इसका रूट इतना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अगर एरिया का रेशियो 100:49 तो साइड का रेशियो कितना होगा, तो 10:7 होगा। इसके हर साइड यानी इसका हर साइड 10 होगा तो इसका हर साइड 7 होगा। हर साइड 10 तो हर साइड 7, हर साइड 10 तो हर साइड, एल्टीट्यूड 10 तो एल्टीट्यूड 10। ठीक है, अब यहां देखो तो 10 का आधा दे रखा है 5, तो 7 का आधा x का मान कितना आएगा 3.5 आएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। मेरी बात को समझिएगा, एरिया का रेशियो 100 और 49 का है। जैसे कि सिमिलैरिटी में आप क्या पढ़ते हैं, सिमिलैरिटी में आप ये पढ़ते हैं अगर साइड 10:7 में है तो उसका एरिया जो होगा इसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 और 7 का स्क्वायर 49। तो अगर एरिया का दिया जाएगा तो उससे साइड का भी निकाला जा सकता है। जैसे कल के दिन मैंने कह दिया एरिया का रेशियो 100 और 121 का है, तो आप मुझे बताओ साइड का कितना होगा, तो साइड का निकालने के लिए दोनों का रूट करेंगे यानी 10:11 होगा। इस तरीके से तो इसके वाले साइड का अगर वैल्यू 10 है तो इसका साइड का वैल्यू 7 है। अब देखो यहां पर 10 का आधा दे रखा है 5, तो 7 का आधा कितना आएगा आपको बताओ। ठीक है, 7 का आधा 3.5 आएगा। 10 का 2 गुना 20 दिया गया रहता तो 7 का 2 गुना बताते, जिससे ये मल्टीप्लाई होगा उससे ही इसको मल्टीप्लाई करना है। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। और यहां पर बिना फोटो बनाए भी आप कर सकते थे, आप सीधा बोलते भैया देखो एबीसी और डीईएफ एरिया का रेशियो 100 और 49 है, साइड का रेशियो 10 होगा और 7 होगा। एबीसी के साइड 5 दिया गया है, 10 का आधा किया गया है तो 7 का आधा करेंगे 3.5 हमारा उत्तर होगा। फोटो बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। आ जाओ, अब देखो यहां पर एक फोटो बनाया गया है, बोला गया फोटो बनाकर आप इसका उत्तर देंगे तो देंगे। बोला गया एक ट्रायंगल एसी है तो हम ट्रायंगल एसी बना लेते हैं। बी और डी नाम का पॉइंट जो है, देखो पहले पॉइंट बनाओ, एक ट्रायंगल ए हो गया, फिर सी हो गया और फिर यहां पर ई हो गया। फिर उसके बाद बी एंड डी आर द पॉइंट ऑन एसी। एसी पर कौन सा पॉइंट है, तो एसी पर बी नाम का पॉइंट है। और फिर हमारा किसी और पर है, सीई पर पॉइंट है, सीई पर एक पॉइंट है और उसका पॉइंट का नाम क्या है, डी है। बी जो पॉइंट है वो किस पर है, एसी पर है। डी जो पॉइंट है वो किस पर है, सीई पर पॉइंट है। इस तरीके से कि बीडी जो है वो एई के पैरेलल है। जो एजी है ना उसके पैरेलल कौन है, तो एडी के पैरेलल हमारा ये बीडी वाली रेखा है, ये वाली रेखा है। और बोला गया ये रेखा किसके है, तो समानांतर है, किसके, इस वाले के समानांतर है। ठीक, उसके बाद आपको बोला गया है एई जो है, ठीक
ठीक है। अगर इस BD को यहां लेकर चले आओ, इस BD को यहां लेकर चले आओ और इसको राफ साफ कर दो, तो AE का मान 8, तो BD का मान कितना है? 3 है। AE कितना है? तो AE बोलोगे सर ये 8 है, तो ये BD वाला ससुरा कितना है? ये 3 है। ये बड़ा वाला 8 है, तो छोटा वाला कितना है? 3 है। सवाल में बोला गया है एरिया ऑफ BDC, एरिया ऑफ BDC, और उसके बाद एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ABC नहीं होगा, एरिया ऑफ ACE होगा यहाँ पे, ठीक है। 3 अनुपात यहाँ पर ACE होगा यहाँ, ठीक है। AC और E हो जाएगा, ठीक है। BDC हो जाएगा और AEC हो जाएगा ना, यहाँ B नहीं होगा, AEC हो जाएगा। AEC करेक्ट कर लो यहाँ पर, A, E और C, B नहीं AEC होगा यहाँ पे। अब देखते चलेंगे, एक बड़ा महत्वपूर्ण बात आप सीखेंगे आज। जो बात हमें थेसिस थ्योरम में आगे चल के सिखानी थी, वो हम आपको थोड़ा सा यहीं पर सिखा देते हैं, AEC का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, मान लो कल के दिन क्या होता है कि मैं एक त्रिभुज बनाता हूं, यहाँ पे समझते चलना, ठीक है। जो सबसे बेसिक पॉइंट होते हैं वहीं सीखते हैं। ये त्रिभुज का नाम है ABC, ठीक है। और यहां से जो है एक लाइन खींच दी मैंने कहा यहाँ पर जो है 1:2 में है, ये हमारा DE नाम का पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारा DB नाम का पॉइंट हो गया। आपके पेपर में कितने तरह के सवाल पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछा जाता है वो समझिए। पहला क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है एरिया किसका, तो एरिया ADE का, एरिया ADE का, और बट्टे में क्या होगा, तो बट्टे में हो जाएगा एरिया ABC का। बताओ क्या होगा रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इसका रेशियो क्या होगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल जो माय डियर पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ किसका, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BDEC, क्वाड्रिलेटरल के लिए ये साइन है BDEC का पूरे ट्रायंगल ABC के साथ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के साथ क्या मान होगा। ये पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 3 जो है वो क्या पूछा जाएगा वो देखिए। पॉइंट नंबर 3 में आपको ADE का एरिया पूछा जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 में ADE का एरिया और आपको क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल किसका, BDEC का, ठीक है, BDEC का। अब आप सीख जाएंगे, सेकेंडो भरा ये काम है, कोई बहुत बड़ा जो है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा ये बात नहीं है, ठीक। अब देखो यहाँ पे मेरी बात को समझना है, ये छोटू कितना है, तो 1 है, और ये पूरा बड़ा वाला कितना है, तो बोलोगे सर 3 है। छोटा वाला 1 है, बड़ा वाला 3 है, ठीक है। तो छोटे वाले का एरिया 1 का स्क्वायर यानी कितना होगा, 1 होगा, और बड़े वाले का एरिया यानी ABC का एरिया कितना होगा, 9 होगा। समझते चलो। आप बोलेंगे सर ADE 1, ठीक। ABC में BC वाला जो साइड है, ये जो AB वाला साइड है, 2 + 1 कितना है, 3 है, ठीक। पहले आप साइड का रेशियो बताओ। देखो छोटे वाले का और बड़े वाले का एरिया का रेशियो बताना है। एरिया का रेशियो हमेशा साइड के रेशियो का डबल स्क्वायर होता है। तो आप बोलेंगे सर ADE में साइड को लेंगे AD और ABC में साइड को लेंगे AB। AD का मान 1 है, AB का मान 3 है। एरिया जो होता है वो साइड का स्क्वायर होता है, यानी 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। यानी बोलोगे छोटे वाले इसका एरिया कितना है, 1 है, और पूरे त्रिभुज का एरिया कितना है, 9 है। तो इसका एरिया कितना होगा, तो 8 होगा। इसका एरिया कितना होगा, तो 8 होगा, यानी 1:8, 1:8। अब जिसका जिसका बोले वो बोलो। अब बोला देखो क्वाड्रिलेटरल का, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना है, 8 है, और फिर पूरा ABC का, उसका एरिया कितना है, 9 है। फिर बोला गया है छोटे वाले का और क्वाड्रिलेटरल का, यानी 1:8। तो इस बात को ध्यान रखना, कभी भी हम एरिया निकालते हैं तो छोटे वाले और बड़े वाले का निकालते हैं, उसमें से माइनस करके इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल देते हैं चतुर्भुज का। ऐसे नहीं होता है कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया 2 का क्यूब करने से आ जाए, ऐसा नहीं है, ये सपना नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखिए। तो 1 का स्क्वायर 1 और पूरे 3 का स्क्वायर हमारा 9, छोटे वाले का 1 पूरा 9, बीच वाले का 8। किसी का पूछ सकता है छोटे वाले बड़े वाले का रिलेशन, छोटे वाले क्वाड्रिलेटरल का रिलेशन, क्वाड्रिलेटरल बड़े वाले का रिलेशन, तो ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल को समझते हैं यहाँ पे, तो हमें और क्लियर हो पाएगा। ये हमारा साइड है, ट्रायंगल है, ABC है, और दूसरा हमारा क्या है, तो पॉइंट नंबर हमारा EF है, ठीक। अब यहाँ पर बात करते हैं, तो साइड का रेशियो है मान लो 2:3, ये 3 है और ये 2 है। एरिया का रेशियो क्या होगा, तो बोलोगे सर देखो ये 2 है, ठीक है, ये 2 है, तो जो यहाँ पर है ये 2 हो गया, और पूरा कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखो ट्रायंगल AEF ले लो और ट्रायंगल ABC ले लो, ठीक है।
तो AEF में साइड कितना है 2 है, और ABC में साइड 3 जमा 2 5 है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। यानी आप ऐसा बोलेंगे कि सर छुटकू का एरिया 4 है, पूरे का एरिया 25 है, तो ये क्वाड्रिलेटरल जो आएगा वो कितना आएगा, 25 में से 4 गया 21 आएगा। ये इस अनुपात में बटेंगे। ठीक है, 4/25, 4/25, 21/25, 4/21, इस तरीके से सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मानो यहाँ पे एक और मैं आपको कह दूं, ये साइड का रेशियो कितना है 3 अनुपात, मान लो यहाँ पर 5 है, 3 अनुपात कितना है 5 है, तो आपको पता है कि 3 का स्क्वायर यहाँ 9 मिलेगा, 5 और 3 8 का स्क्वायर होता है कितना 64 होता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर छोटे वाले का जो एरिया होगा वो 9 होगा और बड़े वाले का एरिया कितना होगा 64 होगा। 64 में से 9 को घटा दो तो ये 55 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। क्लियर है, बता दो। ठीक है, समझ में आ गया बात। ठीक, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, पूरा था 64, 64 में से 9 घटा दिया तो कितना आ गया 55 आ गया। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन बताओ जल्दी से जरा। एक ट्रायंगल हमने बनाया है और ट्रायंगल में मैंने आपको ये बोल दिया कि ये जो साइड है मेरी 3 है और ये जो साइड है मेरी मान लो 7 है। ठीक है, इसका और इसका रेशियो क्या होगा बता दो जल्दी से। इसका और इसका रेशियो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 3 का स्क्वायर कितना आएगा, तो यहाँ 9 आ जाएगा। ठीक है, 7 और 3 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। 100 में से 9 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 91, तो 9:91, 9:91। ठीक है, 9:91 हो जाएगा। क्लियर है, इस बात को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक, अब इसी तरीके पर क्या होता है, आपके 2-3 अलग अलग क्वेश्चन का भी फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, जहां पर आप इसको पढ़ते हैं सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी में। ABC नाम का ट्रायंगल होता है। ABC नाम के ट्रायंगल में फिलहाल जो है, ठीक है, आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये M/N में होते हैं तो ये कैसे कैसे पूरा निकालते हैं, साइड की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हर उस बात को हम समझेंगे। फिलहाल के लिए जो है अभी इतना पर रोक रहे हैं और आगे जो है बढ़ते हैं अपने सवालों पे, ताकि हम समझ पाएं। तो अब उसी तरीके से आप मुझे खुद बताओ, जो हम सवाल लगा रहे थे, कौन सा क्वेश्चन नंबर 18 लगा रहे थे और 18 के पीछे की ये थ्योरी को समझ रहे थे। तो हमने कहा ये 3 है और ये 8 है, मतलब ये छोटा वाला 3 है, बड़ा वाला कितना है 8 है। तो उसी तरीके से ये छोटा वाला 3 होगा और बड़ा वाला 8 होगा। 3 का स्क्वायर कितना आएगा तो 9, और बड़ा वाला 8 है, तो बड़े वाले का एरिया कितना होगा तो 64 होगा। बड़े वाले का एरिया कितना होगा तो 64 होगा यहाँ पे, तो बड़े वाले का एरिया कितना आ जाएगा तो 64 आ जाएगा। समझ में आया, छोटे वाले का 9 और बड़े वाले का 64। तो सवाल में हमसे BDC पूछा गया है और हमसे AE और C पूछा गया है AEC, तो 9 अनुपात कितना होगा 64 होगा। ऑप्शन नंबर A जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 8 का स्क्वायर 64 हो गया, तो छोटे वाले का आ जाएगा 9 और पूरा बड़े वाले का आ जाएगा 64। कल के दिन इस क्वाड्रिलेटरल का पूछता 64 में से हम 9 घटाते तो 55 आता। ठीक है, और हमसे पूछता क्वाड्रिलेटरल टोटल का बता दो तो 55 64, छोटे वाले का क्वाड्रिलेटरल का बता दो तो 9 55। क्लियर रहेगा, बता दो जल्दी से, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। चलो आगे आ जाओ, अगले सवाल पे, अगले सवाल पे आ जाओ एकदम। अब इसका तो आंसर पूरी दुनिया दे सकती है। ठीक है, इसमें तो कुछ सवाल में दम ही नहीं है, मुझे लगता है आप भी दे पाओगे उत्तर। जल्दी बताओ। एक त्रिभुज ABC को बना दिया गया है, ठीक है, और त्रिभुज ABC हमने यहाँ बना दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद बोला गया है D और E जो है पॉइंट AB और BC पर है। D नाम का पॉइंट AB पर है और E नाम का पॉइंट BC पर है, यही बात बोला गया है। फिर कहा गया है D नाम के, देखो D and E आर द पॉइंट और AB एंड BC। फिर DE जो है वो बोला गया है पैरेलल है किसके, BC के। कैसे पैरेलल हो सकता है ससुरा, DE जो है वो AB के पैरेलल होगा ना। AD AB का मान दिया गया है, AD और AB का मान, यहाँ पर BC नहीं है, यहाँ पर AC है। ठीक है, DE जो है ना वो पैरेलल होगा AC के, DE जो होगा वो पैरेलल होगा AC के। अब यहाँ पर सेम तरीके से इस पॉइंट को जोड़ा गया है, तो बताओ DE जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, AC के पैरेलल होगा। ये वाली रेखा इसके समानांतर होगी। उसके बाद क्या बोला गया है, AD जो है वो 3 है, AD कितना है 3 है, और साथ में AB का पूरा मान कितना है 8 है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये 3 है और पूरा 8 है तो छोटकू कितना होगा, तो छोटा वाला 5 होगा कि नहीं होगा बता दो। छोटा वाला 5 होगा कि नहीं होगा बता दो। ठीक है, अब मुझे बताओ छोटा वाला 5 है तो एरिया इसका स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा। बड़ा वाला 8 है तो पूरा का पूरा एरिया कितना होगा 64 होगा। 64 में से 25 ये लेके बैठा है, 14 में से 5 गया तो 9, 3 2 में से कितना आ गया 3, 1 मिनट 5 2 3 आ गया, 39 आप लिख सकते हैं ना।
ठीक है, 59 64। मेरी बात को समझिएगा ध्यान से, ये 3 था, पूरा का पूरा 8 था, तो ये भुजा कितनी हो गई, 5 हो गई। साइड का स्क्वायर एरिया होता है, 5 का 25 हो जाएगा और 8 का कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 पूरे का, 25 छोटे वाले का, तो क्वाड्रिलेटरल का कितना आएगा, तो क्वाड्रिलेटरल का 39 आएगा। अब सवाल में देखते हैं तो बोलते हैं बीडीई का एरिया कितना है, तो देखो बीडीई का एरिया 25 हो गया और क्वाड्रिलेटरल का DECA, तो 25:39 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो है वो डी है। और ये किसका क्वेश्चन है, तो मेंस का क्वेश्चन है। बताओ मेंस के भी क्वेश्चन आप लोग लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे हो, एकदम सेकंडों में। जब आपके सामने मैं ये बोल दूं ना ये मेंस का क्वेश्चन है, आप लोग का कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाता है, अरे यार तीसरी क्लास है मेंस के क्वेश्चन लगा पा रहे हैं, पहली क्लास है मेंस के क्वेश्चन लगा पा रहे हैं। तो आपको बस ये बताना चाहते हैं कि देखो सवाल कुछ टफ नहीं आ रहे हैं पेपर में। अगर कहीं पर आपको टफ या बहुत उल्टा सीधा कराया जा रहा है तो यूं समझ लीजिए कि दुनिया का महाबेवकूफ इंसान वो है, ठीक है, जो अपनी कमियां छुपाने के लिए आपको डराने का प्रयास कर रहा है। ठीक, क्योंकि क्या होता है कि पेपर जब आपका नहीं निकलता ना तो फिर आप लोगों को डराना शुरू करते हैं, तभी तो उस बेसिस पर वो आपसे पढ़ पाएंगे। अगर नहीं डराओगे तो काम कैसे चलेगा। हाँ, तो सवाल पे थे, हमने कहा कि जैसे मानो एक त्रिभुज है हमारा एबीसी और उसमें जो है डीई नाम की रेखा को कह दिया जाए कि ये बीसी के समानांतर है। सवाल में बोलेगा कि ये 2:3 में इनकी रेखाएं हैं, यानी डीई और बीसी का अनुपात कितना है, 2:3। उसके बाद सवाल में ऐसा बोला जाएगा कि अगर इनकी रेखाओं का अनुपात 2:3 है और ये छोटे वाले ट्रायंगल की एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आप बीडीईसी का मान बताओ कितना होगा और आपसे एबीसी का मान पूछेगा कितना होगा। तो एकदम आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप क्या बोलेंगे, अगर ये साइड 2:3 में है तो एरिया कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, और ये 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। अगर ये 4 है तो छोटा वाला कितना होगा, 5 होगा। 4 का मान कितना दिया गया है, मान लो 50 के जगह पर यहां मैं कर दे रहा हूं 60। 4 का मान 60 दिया गया है, यानी कितना गुना, तो 15 गुना। तो 5 का कितना गुना हो जाएगा, 5 का हो जाएगा 15 गुना, यानी बोलेंगे सर 75। अब 75 इसका और 60 ऊपर वाले का, दोनों का जोड़ दो, 7 6 13, 135 किसका हो जाएगा, बड़े वाले का हो जाएगा। समझ में आ गया, 135 किसका हो जाएगा, बड़े वाले का। अगर 2:3 में है तो एरिया का रेशियो 4 अनुपात पूरा का पूरा 9 होगा, जिसमें 4 छोटा वाला है तो नीचे वाला कितना आएगा, 5। मेरी बात को समझिएगा, एरिया का रेशियो 4:9 हो जाएगा। समझ में आ गया, 4 छोटा वाला 9 बड़ा वाला, तो ये 5। 4 का मान 60 है, 5 का मान 75।
ठीक, चलिए बहुत शानदार। तो सेम तरीके से इस सवाल में बोला गया है 4:5 है, छोटे वाले का एरिया हो जाएगा 16। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 4 है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो 16, और 5 है तो पूरे वाले का एरिया कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ पे 25 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा, 9। सवाल में कितना मान दिया गया है, 9। ठीक है, 1 मिनट, माफ करिए, सवाल में बोला गया ये 4:9 है। 1 मिनट, सवाल में ये 4:5 दिया गया है, यानी ये छोटा वाला 4 है तो इसका एरिया 16, और ये पूरा का पूरा कितना है बताओ, पूरा का पूरा कितना है, 9 है। तो अगर पूरा का पूरा 9 है तो एरिया कितना होगा, 81। ठीक है, और इसका है 16। अब 81 में से 16 घटाओगे तो कितना आएगा, 65 आएगा। 65 का दोगुना 130 दिया गया है, और सवाल में किसका पूछा है, MAN का, यानी 16 का दोगुना कितना होगा, 32 होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, 4:5 साइड है। ठीक है, तो ये 4 छोटा वाला है और 5 ये साइड है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ना, अगर हम बात करेंगे MN का मान कितना होगा, तो MN का मान 4 होगा। ठीक, BC का मान कितना होगा, BC बड़ा वाला यानी 5 और 4 9 होगा। 4 का एरिया 16, 9 का एरिया 81, छोटे वाले का 16, बड़े वाले का 81, तो ये क्वाड्रिलेटरल का कितना, 65। 65 का दिया गया है 130, तो 16 का कितना होगा, 16 का दोगुना 32 होगा। 16 का दोगुना कितना होगा, तो 32 होगा, एंड 32 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है, बता दो जल्दी से। ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, जिसको BPT भी कहा जाता है या थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है और बहुत ही जबरदस्त। ये सिमिलैरिटी का यूज समझ लो कि एक ये हो गया और एक मिड पॉइंट थ्योरम हो गया, जो दोनों के दोनों क्या है, इसके जान है। जैसे आपका जान कोई है ना, वैसे इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो है ये BPT जान है, थेल्स थ्योरम जान है। तो एक बार मैं आपको समय दूंगा कि आप इसको खुद से थोड़ा सा पढ़कर आए, और कल की क्लास थोड़ी सी मैं लंबी लूंगा, इस बात का ध्यान रखिए, ताकि हम सिलेबस को थोड़ा और जल्दी और आगे तक खींच पाए। तो जितना हमने पढ़ाया है उसको अच्छे से कवर अप आप करके आएंगे। ठीक है, और कवर अप करके आएंगे तो हम आगे थेल्स थ्योरम को बड़े शानदार तरीके से एक एक पॉइंट्स को हम पढ़ने वाले हैं। हर उस पॉइंट को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है ताकि आपको कहीं पर कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, शीट में हर एक बात को दिया गया है ताकि थेल्स थ्योरम को हम आगे पढ़े और उसके ऊपर के कुछ एग्जाम्पल्स को लगा पाए। ठीक है, अभी बहुत कुछ जो है हमें सीखना बाकी है, इस बात का ध्यान दें। तो इन सभी पॉइंट्स को हम सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे भाई। ठीक है, दिल मांगे मोर, बहुत अच्छी बात है। ठीक, हमेशा ध्यान रखना, छोटे वाले का साइड 3 है और बड़े वाले का साइड अगर 5 है तो छोटे वाले का एरिया 4, बड़े वाले का 25, बीच वाले का 21, इस तरीके से करके। ठीक है, ट्रायंगल का क्लास नोट्स नहीं मिला है, अभी के अभी तुरंत क्लास नोट्स में अपलोड करवा देता हूँ, चिंता मत करो आप। ठीक है, ट्रायंगल के शीट 1 का क्लास नोट्स अपलोड करवा देता हूँ मैं, आप मन लगा के पढ़ाई करो। क्लास नोट्स मेरा काम है अपलोड करना। ठीक, चलिए। सर आप राहुल देशवाल सर को जानते हैं, मेरे पास उनका पेड बैच है, बट आपका बैच लिया है क्योंकि आपके क्वेश्चंस अपडेटेड हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, मन लगाकर पढ़िए। ठीक है, अभी सिंह, बहुत अच्छी बात है, मन लगाकर पढ़िए, बहुत शानदार।